आज की वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को वक्र के प्रकार और बहुभुज के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं हम वक्र किसे कहते हैं। पेंसिल से या फिर आप पेन से जब इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं जो सीधी ना हो, एक रेखाखंड आपने पढ़ा था बिल्कुल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधा जाता है, तो लेकिन ये देखो आप इस प्रकार के ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी आकृतियां बनाओ तो इन आकृतियों को कहते हैं वक्र। इन आकृतियों को हम क्या कहेंगे? वक्र कहेंगे। अब वक्र इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि ये बंद हो जाए, और वक्र ऐसे भी हो सकते हैं कि इस प्रकार से खुला रह जाए। तो यह जो वक्र है यह कहलाएगा बंद वक्र और यह कहलाएगा खुला वक्र। अब आप वक्र में देख रहे हैं कि कुछ इसके अंदर है, कुछ इसकी परिसीमा पर है और कुछ इसके बाहर है। तो जो वक्र की परिसीमा के अंदर का हिस्सा है यह कहलाता है अभ्यंतर। माना मैं यहाँ पर एक बिंदु ऐसे P दिखा दूँ, आपसे पूछूं कि बिंदु P वक्र के कहाँ स्थित है, तब आप बोलेंगे बिंदु P वक्र के अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर का मतलब अंदर। और यहीं पर माना मैं एक बिल्कुल इस बाउंड्री पे एक बिंदु दिखा रहा हूँ Q, तब आपसे पूछा जाएगा कि Q बिंदु वक्र के किस भाग में स्थित है, तब आप बोलेंगे परिसीमा में स्थित है। वक्र की सीमा जो बाउंड्री बन रही है, वक्र के अभ्यंतर को बहिर्भाग से अलग करने वाली ये सीमा है परिसीमा के। अब इधर का भाग कहलाएगा बाह्य भाग या बहिर्भाग। तो वक्र के परिसीमा के बाहर जो भी होगा उसे हम कहेंगे वो कहाँ है? बहिर्भाग में स्थित है, वक्र के बहिर्भाग में स्थित है। तो बाकी कोई भी माना मैं यहाँ पर एक R बिंदु दिखाऊं तो इस वक्र के बहिर्भाग में है। मूलतः वक्र आपको दो प्रकार के मिलते हैं, एक बंद होते हैं और एक खुले होते हैं। बंद वक्र में कौन सी चीज़ वक्र के अभ्यंतर में होती है और कौन सी चीज़ परिसीमा में और कौन सी चीज़ बहिर्भाग में। चीज़ का मतलब यहाँ पर आप क्षेत्रफल समझ सकते हैं और बिंदु के रूप में उसे समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम सीधी रेखाएं बनाएं, इसी वक्र को आपने जो देखा, यदि हम सीधी रेखाओं के रूप में कुछ आकृतियाँ बनाएं, अब ये आकृति वक्र नहीं है, यह रेखाखंडों से, देखो सीधे रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। अगर यह बंद हो जाती है, अभी तो ये खुली है, अभी तो आकृति यहाँ से खुली है पूरी, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तब हम इसको कहते हैं बहुभुज। तो सीधी रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। बहुभुज माने उसमें कितनी भुजाएं हो सकती हैं, मतलब भुजाओं का मतलब कितने रेखाखंड सम्मिलित हैं उस आकृति को बनाने में, उन रेखाखंडों को कहेंगे भुजाएं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं, तो इस बहुभुज को बनाने में 4 रेखाखंडों का प्रयोग हुआ है। अब किसी भी बहुभुज में माना हम रेखाखंडों की संख्या बढ़ाते हैं, 3 4 5। अब यहाँ पर जो आपका बहुभुज बना ये 5 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। अब किसी भी बहुभुज में कुछ प्रमुख बातें, नंबर 1, इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? बहुभुज की शीर्ष। और जिन रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बना है उन्हें कहते हैं बहुभुज की भुजाएं। जिन रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बन रहा है उसे कहेंगे हम रेखाखंडों की भुजाएं। अब शीर्ष में भी किन शीर्षों को हम आसन्न शीर्ष कहेंगे? आसन्न शीर्ष हम किसे कहेंगे वो पता होना चाहिए। माना मैं इस बहुभुज का नाम रख दूं, इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम
ई। तो ऐसी दो शीर्ष जिनमें एक रेखाखंड कॉमन है, अर्थात बहुभुज के किसी भी भुजा के दो शीर्षों को हम आसन्न शीर्ष कह सकते हैं। मतलब बी का आसन्न शीर्ष सी, सी का आसन्न शीर्ष डी, ऐसे ही बी का आसन्न शीर्ष ए भी है। तो ए के दो आसन्न शीर्ष हो गए, एक बी और एक ई। इसको आप समझ सकते हो पड़ोस का, ए के पड़ोस में बी है और ए के पड़ोस में ई है। तो आसन्न शीर्ष मतलब बहुभुज के किसी भी भुजा के दो शीर्षों को हम आसन्न शीर्ष कहते हैं। ऐसी आसन्न भुजा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो शीर्ष जिनमें एक रेखाखंड कॉमन होता है। ऐसे अब आसन्न भुजा एक ऐसी भुजाएं जिनमें दो ऐसी भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। जैसे ए बी और ए ई की बात करूं मैं, दोनों ए से स्टार्ट हो रही हैं। उन भुजाओं में एक शीर्ष कॉमन होगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों में होगा वो। एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। उन भुजाओं को हम कहते हैं आसन्न भुजाएं। अब इसमें कौन कौन सी आसन्न भुजाएं हैं? जैसे ए बी और ए ई, ए बी और ए ई आसन्न भुजाएं हैं। अगर हम बी सी के लिए कहें तो बी सी के लिए बी ए भी है, बी सी के साथ बी ए, क्योंकि बी सी और बी ए में एक शीर्ष बी दोनों में कॉमन है। तो ऐसी भुजाएं कहलाएंगी आसन्न भुजाएं। अब एक शब्द और आपको पता होना चाहिए, किसी भी बहुभुज का विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण का मतलब होता है कि आसन्न शीर्षों के अलावा अगर हम किन्हीं दो शीर्षों को मिलाते हैं, आसन्न शीर्षों के अलावा मतलब जो दो शीर्ष हम मिलाने वाले हैं वो आसन्न शीर्ष नहीं होने चाहिए, उनके अतिरिक्त हम दो शीर्षों को अगर आपस में मिलाते हैं तो जो भी रेखाखंड आता है उसे हम विकर्ण कहते हैं। परिभाषा लिखने, पढ़ने या बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको चित्र में समझना है कि ए बी दो आसन्न शीर्ष हैं। इनके अलावा अगर ए के साथ में सी को मिला दूं, ए के साथ में डी को मिला दूं, ए के साथ ई, तो ए और ई आसन्न शीर्ष हो गए। तो ए को अगर मैं सी से और ए को डी से मिलाऊंगा तो ये दोनों रेखाखंड जो हैं ए डी और ए ई, ए सी, ये इस बहुभुज के विकर्ण हो गए। कौन? ए सी और ए टी। ऐसे हम अगर सी से कहें तो सी से सी ई और सी ए पहले हम खींच चुके हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो दो शीर्ष हम मिला रहे हैं विकर्ण प्राप्त करने के लिए, वे दोनों शीर्ष आसन्न शीर्ष के अतिरिक्त होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप आसन्न शीर्षों को मिलाएंगे तो उससे आपको बहुभुज की भुजा प्राप्त होगी। विकर्ण प्राप्त करने के लिए आपको आसन्न शीर्षों के अतिरिक्त शीर्षों को मिलाना होगा। आसन्न भुजाएं, आसन्न शीर्ष, विकर्ण, बंद वक्र, खुला वक्र, अगर ये आपको समझ में आया है तो फिर प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों की।